नमस्कार। चलिए आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी हिस्से को समझते हैं। हम बात करेंगे उन धाराओं की जो बताती हैं कि जब कोई अपराध देश की सीमाओं के पार चला जाता है तो भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर उसे कैसे सुलझाता है। मतलब सेक्शंस 111 से 115 पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सेक्शन 111 में दिए गए जरूरी शब्दों का मतलब जानेंगे। फिर हम सेक्शन 112 में देखेंगे कि भारत विदेशों से सबूत कैसे मंगवाता है। इसके बाद सेक्शन 113 में समझेंगे कि भारत दूसरे देशों की जांच में कैसे मदद करता है। फिर सेक्शन 114 में वारंट्स की बात करेंगे और आखिर में सेक्शन 115 में ये देखेंगे कि अपराधियों की विदेश में रखी संपत्ति का क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 111 से। देखिए, किसी भी कानून को समझने के लिए ना उसके शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। ये सेक्शन ठीक यही काम करता है। समझिए कि ये इस पूरे चैप्टर के लिए एक लीगल डिक्शनरी है जो हमें आगे के रास्ते के लिए तैयार करती है। तो पहला शब्द है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट या अनुबंधकारी राज्य। इसका मतलब बहुत आसान है। ये भारत के बाहर का कोई भी ऐसा देश है जिसके साथ हमारी केंद्र सरकार का कोई समझौता या ट्रीटी है। किस लिए? कानूनी मामलों में एक दूसरे की मदद करने के लिए। ये हमारे पार्टनर देश हैं। अब आता है शब्द आइडेंटिफाइंग या पहचान करना। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि संपत्ति कहाँ है उसे ढूंढ लिया। नहीं, इसका कानूनी मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है ये साबित करना, ये प्रूफ करना कि कोई प्रॉपर्टी या तो अपराध करके कमाई गई है या फिर उसे अपराध करने में इस्तेमाल किया गया था। अगला टर्म है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध की कमाई। ये वो कोई भी संपत्ति है जो किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी से सीधे या घुमा फिराकर हासिल की गई हो। इसमें मान लीजिए हवाला जैसा अवैध पैसों का लेन देन भी शामिल है। और हाँ, जब कानून प्रॉपर्टी या संपत्ति की बात करता है तो इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें सब कुछ आ जाता है। घर, गाड़ी जैसी चीजें, डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज और वो सारे कागजात भी जो संपत्ति पर आपका हक साबित करते हैं। और आखिर में है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब है एक तरह से जासूसी करना। ये पता लगाना कि प्रॉपर्टी असल में है क्या, कहाँ से आई, कहाँ कहाँ गई और आज उसका असली मालिक कौन है। ये उस प्रॉपर्टी की पूरी कुंडली निकालना है। तो अब जब हमने ये सारे शब्द समझ लिए हैं, चलिए देखते हैं कि असल में इनका इस्तेमाल होता कैसे है। सेक्शन 112 हमें बताता है कि अगर किसी केस के जरूरी सबूत भारत के बाहर किसी दूसरे देश में हैं, तो हमारे जांच अधिकारी उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भारत की क्रिमिनल कोर्ट में एक अर्जी देता है। फिर कोर्ट उस दूसरे देश की सरकार को एक ऑफिशियल चिट्ठी भेजती है जिसे कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट में लिखा होता है कि वहां किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी है या कोई दस्तावेज या चीज जब्त करनी है। और जब वहां की अथॉरिटी वो सबूत इकट्ठा कर लेती है तो उसे वापस भारत की कोर्ट में भेज देती है। और असल जिंदगी में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सोचिए, भारत में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल घोटाले की जांच चल रही है और उस घोटाले से जुड़े सारे बैंक स्टेटमेंट्स स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में रखे हैं। तो सेक्शन 112 का इस्तेमाल करके भारतीय कोर्ट उन स्टेटमेंट्स को मंगवा सकती है। ये सेक्शन अपराधियों के लिए सबूत छपाने का रास्ता बंद कर देता है। तो अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो कुछ बातें गांठ बांध लेनी है। ये प्रक्रिया एक जांच अधिकारी की अर्जी से शुरू होती है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भारत की कोर्ट जारी करती है। और सबसे जरूरी बात, विदेश से जो भी सबूत आता है उसकी कानूनी हैसियत ठीक वैसी ही होती है जैसे वो सबूत भारत में ही इकट्ठा किया गया हो। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि भारत कैसे मदद मांगता है, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होता है जब किसी और देश को भारत से मदद की जरूरत पड़ती है? इसका जवाब हमें सेक्शन 113 में मिलता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सहयोग एक तरफा नहीं होता, ये एक टू वे स्ट्रीट है। सेक्शन 112 में रिक्वेस्ट भारत से बाहर जा रही थी, सेक्शन 113 में रिक्वेस्ट भारत में आ रही है। पहले भारतीय कोर्ट रिक्वेस्ट भेज रही थी, अब केंद्र सरकार रिक्वेस्ट रिसीव कर रही है। तो सेक्शन 113 सेक्शन 112 का एकदम आईने जैसा है। मिसाल के तौर पर सोचिए कि फ्रांस की पुलिस एक ऐसे संदिग्ध की जांच कर रही है जो भागकर भारत आ गया है।
और उस केस का एक अहम गवाह मुंबई में रहता है। तो फ्रांस की अथॉरिटीज सेक्शन 113 का इस्तेमाल करके भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि मुंबई के मजिस्ट्रेट उस गवाह का बयान दर्ज करें। ये सेक्शन दिखाता है कि भारत भी ग्लोबल क्राइम से लड़ने में एक जिम्मेदार पार्टनर है। तो यहाँ से हमारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि जब भी विदेश से कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो सीधे कोर्ट या पुलिस के पास नहीं जाती, वो पहले केंद्र सरकार के पास आती है। केंद्र सरकार एक गेटवे की तरह काम करती है और फिर वो तय करती है कि उस रिक्वेस्ट पर आगे की कार्रवाई कोई मजिस्ट्रेट करेगा या कोई पुलिस अधिकारी। सबूत तो ठीक है, पर लोगों का क्या? उन लोगों का क्या जिन्हें कोर्ट में पेश करना है या गिरफ्तार करना है और वो किसी दूसरे देश में बैठे हैं? यहीं पर काम आता है सेक्शन 114, जो वारंट और समन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात करता है। तो पहला केस है जब भारत किसी दूसरे देश में वारंट भेजता है। मान लीजिए भारतीय कोर्ट ने एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तो वो वारंट केंद्र सरकार द्वारा बताई गई अथॉरिटी के जरिए 2 कॉपी में उस देश को भेजा जाएगा। फिर वहां की जो कोर्ट या जज होंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस वारंट को अपने देश में लागू करवाएं। अब दूसरा केस देखते हैं। जब किसी दूसरे देश का वारंट भारत में आता है, तो उसे भी भारत में ठीक वैसे ही लागू किया जाएगा जैसे वो भारत की ही किसी दूसरी कोर्ट से आया हो। इसमें कुछ खास नियम भी हैं, जैसे अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है वो पहले से ही भारत की जेल में बंद है, तो कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं। इसका असर बहुत बड़ा है। सोचिए, कोई व्यक्ति भारत में एक संगीन अपराध करके दुबई भाग जाता है, तो भारतीय कोर्ट सेक्शन 114 के तहत वारंट जारी करेगी, जिसे दुबई की पुलिस लागू करेगी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब ये कानून अपराधियों के लिए दुनिया में छिपने की जगह को कम कर देता है। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 114 भी एक 2-वे स्ट्रीट है, वारंट भेजने और रिसीव करने दोनों के लिए। इसमें केंद्र सरकार का रोल अहम है, क्योंकि वही अथॉरिटी तय करती है। और हाँ, इसमें कैदियों के ट्रांसफर से जुड़े खास नियम भी शामिल हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, अपराध से कमाई गई दौलत। अपराधी पैसा कमाकर उसे विदेश में छिपा देते हैं। सेक्शन 115 इसी समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। ये हमें वो हथियार देता है जिससे हम उस संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। इसमें 3 अलग-अलग सिचुएशन बन सकती हैं। पहली, भारत की कोर्ट को लगता है कि कोई संपत्ति अपराध की कमाई है, तो वो उसे यहीं अटैच या जब्त करने का आदेश देती है। दूसरी, अगर वो संपत्ति किसी दूसरे देश में है, तो कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजकर वहां उसे जब्त करने के लिए कहती है। और तीसरी, अगर ऐसी ही रिक्वेस्ट किसी दूसरे देश से भारत में आती है, तो केंद्र सरकार उसे यहाँ की कोर्ट को कार्रवाई के लिए भेज देती है। तो इसका असर क्या होता है? सीधा सा असर ये है कि अब अपराधी अपनी काली कमाई को सिर्फ देश से बाहर भेजकर सुरक्षित नहीं रख सकते। मान लीजिए किसी ने भारत में घोटाला करके लंदन में एक विला खरीद लिया, तो सेक्शन 115 के तहत भारतीय कोर्ट उस विला को जब्त करने का आदेश दे सकती है और यूके की अथॉरिटी से उसे जब्त करने को कह सकती है।